जय हिंद दोस्तों, मैं आर के रिवाइज प्लस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे शब्द विचार। क्या हम लोग देखेंगे? शब्द विचार। इससे पहले हम लोग क्या देखें? वर्ण विचार देखें। वर्ण विचार में हम लोग क्या देखें? वर्णों के बारे में देखें। तो बताइए, शब्द कहते किसे हैं? शब्द विचार में शब्द कहते किसे हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। लेकिन अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको बोला जाता है? तो शब्द को बोला जाता है। क्या? अर्थ के आधार पर या अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपका शब्द है। इससे पहले हम लोग वर्ण देखें। वर्ण में आपका वर्ण के बाद वर्णमाला देखे। वर्णमाला में स्वर देखे, व्यंजन देखे और अयोगवाह देखे, यानी 11 स्वरों को देखे। उसके बाद 39 व्यंजनों को देखे हम लोग, स्पर्श, ऊष्मक, संयुक्त और अंतस्थ व्यंजन। फिर इनका उच्चारण स्थान देखे, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। फिर वर्णों को आधा लिखने का तरीका देखे। फिर वर्ण विच्छेद देखे। फिर उसके बाद हम लोग शब्द विच्छेद, यानी वर्णों से शब्द बनाने तक का सफर हम लोग वर्णमाला में तय किए कि वर्ण क्या होता है, वर्ण कैसे लिखा जाता है, वर्ण कैसे उच्चारण होता है, वर्ण का स्थान कौन कौन से स्थान से क्या उच्चारण होता है, कौन सा वर्ण। फिर हम लोग वर्णों का विच्छेद किए कि कौन आपका वर्ण बना कैसे है, यानी जो क है वो क प्लस अ से बना है। फिर इसके बाद हम लोग शब्दों का विच्छेद किए, यानी शब्द तक हम लोग आ गए थे। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे शब्द भेद, यानी शब्द विचार में पहला देखा जाएगा शब्द भेद। तो शब्द भेद को हम लोग शब्द कितने प्रकार के? 2 प्रकार के बांटते हैं। एक होता है सार्थक शब्द। क्या? सार्थक शब्द। और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अच्छा, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका व्याकरण के आधार पर उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकले, उसे हम लोग कहते हैं सार्थक शब्द। जैसे आपका कपड़ा, पंखा, पानी, कुर्सी और मेज, यानी आपके रूम में जो भी वस्तुएं हो जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, जैसे पंखा, कंप्यूटर, मोबाइल, आपका कैमरा, वह सभी क्या हो जाएंगे? आपके सार्थक शब्द हो जाएंगे। अच्छा, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का अपना कुछ अर्थ नहीं होता है। क्या? निरर्थक शब्द उस शब्द को कहते हैं जिनका अपना अर्थ न, यानी कुछ भी उसका अर्थ न हो, वैसे शब्दों को क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द। जैसे चुर, खटर, पटर, या जैसे आप लोग बोलेंगे पानी वानी, यानी पानी क्या हो गया? आपका सार्थक हो गया, और वानी क्या हो गया? आपका निरर्थक हो गया। जैसे बोलेंगे कपड़ा उपड़ा, कपड़ा उपड़ा लाओ, तो क्या कपड़ा आपका सार्थक हो गया, लेकिन वपड़ा आपका निरर्थक हो गया। फिर आपका बोला गया कि पंखा वंखा लाओ, तो पंखा क्या है? आपका पंखा आपका सार्थक बन गया, और वंखा क्या हो गया? तो निरर्थक शब्द बन गया। क्या? वंखा। लोग बोलते हैं कि थोड़ा खाना वाना लाओ, थोड़ा पानी वनी लाओ, तो क्या हो गया? ये खाना वाना, यानी खाना आपका सार्थक हो गया, और पानी क्या हो गया? वानी क्या हो गया? खाना वाना क्या हो गया? तो वाना हो गया आपका निरर्थक। तो जो आपका आम बोलचाल में निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कोई बोले कि पानी ओनी लाओ, खाना ओना लाओ, मीठा उठा थोड़ा लाओ खाया जाए, पानी ओनी लाओ, तो निरर्थक आम बोलचाल में आपका निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन सार्थक शब्द होता है आपका जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले। अब हम लोग सार्थक शब्द को क्या करेंगे? सार्थक शब्दों को हम लोग थोड़ा बांटते हैं, कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे। तो सार्थक शब्द में पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द भेद। क्या हम लोग देखेंगे? शब्द भेद। क्या? प्रयोग या रूप के आधार पे हम लोग क्या देखेंगे? शब्द भेद देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? रचना या बनावट के आधार पे क्या देखेंगे? रचना या बनावट के आधार पर। क्या? पहला क्या देखेंगे? आपका प्रयोग या रूप के आधार पे, उसके बाद देखेंगे रचना या बनावट के आधार पे, फिर हम लोग क्या देखेंगे? अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर
उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे चौथे नंबर पे उत्पत्ति के आधार पे, क्या देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर क्या देखें, पहला हम लोग देखेंगे प्रयोग या रूप के आधार पे, दूसरा देखेंगे रचना या बनावट के आधार पे, तीसरा देखेंगे अर्थ के आधार पे, और चौथा क्या देखेंगे उत्पत्ति या रूप के आधार पे। किसको हम लोग बांटे हैं, सार्थक शब्दों को। तो प्रयोग या रूप के आधार पे कितने होते हैं, कितने प्रकार के बांटे गए हैं, तो दो प्रकार के। पहला हो गया आपका विकारी, विकारी शब्द, और दूसरा हो गया क्या आपका अविकारी शब्द, क्या अविकारी शब्द। अच्छा अब लोग बताइए विकारी शब्द किसे कहते हैं, क्या विकारी शब्द कहते किसे हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कर्ता काल के द्वारा उसके रूप में परिवर्तन हो, क्या लिंग वचन कर्ता काल के द्वारा इसके रूप में परिवर्तन हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कितने होते हैं, तो विकारी शब्द आपके जैसे चार प्रकार के। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, और चौथा क्रिया। क्या विकारी शब्द कितने होते हैं, चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद अविकारी शब्द, क्या आपका विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी विकारी शब्दों में हम लोग संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का और क्रिया का अध्ययन करेंगे या इसको भली भांति जानेंगे। उसके बाद आपका क्रिया, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। क्या अविकारी शब्द में यानी लिंग वचन कर्ता काल के द्वारा उसके रूप में परिवर्तन न हो। जैसे आपका कौन सा शब्द होगा पहले, तो होगा आपका क्रिया विशेषण, क्या क्रिया विशेषण। उसके बाद ये विचार होता है। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा आपका संबंध बोधक, क्या संबंध बोधक। और तीसरे नंबर पे क्या, पहले नंबर पे क्रिया विशेषण, दूसरे नंबर पे संबंध बोधक और तीसरे नंबर पे समुच्चय बोधक, क्या समुच्चय बोधक। और तीसरा चौथे नंबर पे विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, क्या विस्मयादि बोधक। यानी प्रयोग या रूप के आधार पे जो शब्द के भेद थे उनको दो भागों में बांटा गया। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कर्ता काल के द्वारा उसके रूप में परिवर्तन हो, वे शब्द क्या होते हैं आपका विकारी शब्द होते हैं। और दूसरा अविकारी शब्द, तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, यानी ये भी चार प्रकार के होते हैं। अब हम लोग दूसरे नंबर पे देखेंगे रचना या बनावट के आधार पे। तो रचना या बनावट के आधार पे हम लोग इसको तीन भेद करते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, क्या पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा क्या हो जाएगा योग रूढ़। क्या तीन भागों में इसको बांट रहे हैं। उसके बाद जो आपका अर्थ के आधार पे है इसको हम लोग बांटेंगे एकार्थी शब्द, क्या एकार्थी शब्द क्या बांटेंगे अर्थ के आधार पे। हम लोग पहले एकार्थी शब्द देखेंगे, उसके बाद अनेकार्थी शब्द देखेंगे। क्या क्या देखेंगे हम लोग अनेकार्थी शब्द, उसके बाद समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द के बाद हम लोग देखेंगे विपरीत शब्द, तार्थी, विपरीतार्थी शब्द। क्या अर्थ के आधार पे हम लोग इसको इन चार भागों में बांटे, यानी समानार्थी शब्द देखें, अनेकार्थी शब्द देखेंगे, उसके बाद समानार्थी शब्द, उसके बाद विपरार्थी। क्या एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थी शब्द को देखेंगे। उसके बाद जो चार नंबर पे आएगा उसको क्या उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पे हम लोग देखेंगे आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, क्या देखेंगे
तत्सम शब्द तद्भव शब्द, क्या तत्सम देखेंगे, तद्भव देखेंगे, देशज देखेंगे, विदेशज देखेंगे और उसके बाद संकर शब्द देखेंगे। क्या क्या संकर शब्द देखेंगे। तो शब्द भेद के अंतर्गत हम लोग इतना अध्ययन करेंगे। विकारी अविकारी देखेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया देखेंगे, अविकारी में क्रिया विशेषण देखेंगे, संबंध बोधक देखेंगे, समुच्चय बोधक देखेंगे और विस्मयादि बोधक देखेंगे। रचना या बनावट के आधार पे रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ को देखेंगे। अर्थ के आधार पे हम लोग एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थी को देखेंगे और उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों का अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत? शब्द विचार के अंतर्गत। तो इसमें हम लोग पहला शुरुआत करते हैं आपका प्रयोग या रूप के आधार पे शब्दों के भेद। तो प्रयोग या रूप के आधार के पर शब्दों के भेद हम लोग देखेंगे। उसमें विकारी शब्द देखेंगे। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कर्ता काल के द्वारा उसी के शब्द के रूप में क्या हो? परिवर्तन हो। यानी क्या? शब्द के रूप में परिवर्तन हो, उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। विकारी शब्द में हम लोग पहला देखेंगे क्या? संज्ञा देखेंगे। क्या देखेंगे हम? पहला संज्ञा को देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? संज्ञा को देखेंगे। संज्ञा कहते किसे हैं? क्या हम लोग देखेंगे? संज्ञा। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम के हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति से हो जाएगा आपका रमेश, सुरेश, मोहित, रोहित, यह सब क्या हो गया? व्यक्ति हो गया। वस्तु कुर्सी, पंखा, मेज, यह क्या हो गया आपका? तो आपका वस्तु हो गया। स्थान प्रयागराज, वाराणसी, क्या? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, क्या हो गया? यह स्थान हो गया। और भाव क्या हो गया आपका? तो भाव हो गया खुशी, दुख, सुख। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? भाव बोलेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि आपके परिवेश में जितने भी वस्तुएं या आपके रूम में जो कुछ भी दिख रहा है वह सब संज्ञा है। क्या? आपके रूम में जो कुछ भी दिख रहा है वह क्या है? संज्ञा हो गया। जैसे आपका कंप्यूटर, पंखा, मोबाइल, लैपटॉप, डस्टर, किताब, कॉपी, कुर्सी, मेज, आपका खटिया, लाइट, जो कुछ भी दिख रहा है वह क्या है? संज्ञा है। यहाँ हम लोग ये बात तो जान चुके हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा होता क्या है, लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी संज्ञा है। क्या? संज्ञा को तो हम लोग जान गए लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी संज्ञा है। जैसे आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, इसको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि प्रश्न जो एग्जाम में बनता है यहीं से बनता है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं संज्ञा के बारे में कि कितने संज्ञा होते हैं। क्या? संज्ञा मूल रूप से आपका दो होता है। क्या? संज्ञा को मूल रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला यथार्थ। क्या? पहला यथार्थ। क्या? जो पहला है आपका वह यथार्थवाचक संज्ञा। क्या? यथार्थ वाचक संज्ञा। और दूसरा कौन सा हो गया? तो दूसरा हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक
संज्ञा। क्या पहला है जो आपका यथार्थवाचक है और दूसरा क्या है आपका भाववाचक संज्ञा। यानी यथार्थवाचक संज्ञा से अर्थ क्या है, तो यथार्थवाचक संज्ञा से अर्थ है कि जो दिखाई देता हो, यथासंभव जो दिखाई दे, उसे यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आपका पेन, कुर्सी, टेबल, मेज, कंप्यूटर, पंखा, लाइट, ये सब क्या है, दिखाई दे रहा है। यानी ये सब क्या है आपका यथार्थवाचक संज्ञा है। यथार्थवाचक संज्ञा को हम लोग, यथार्थवाचक संज्ञा 4 होती है। कौन कौन सा, तो व्यक्तिवाचक, क्या व्यक्तिवाचक, उसके बाद जातिवाचक, व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक, पदार्थवाचक, और उसके बाद समूहवाचक। और जो भाववाचक संज्ञाएं होती है वह सिर्फ एक होती है। भाववाचक संज्ञा जैसे यह दिखाई नहीं देता हो, क्या भाववाचक संज्ञाएं अदृश्य होती हैं, यह दिखाई नहीं देती हैं। जैसे आपका खुशी, दुख, सुख, क्या खुशी, दुख, सुख, क्या यह दिखाई देगा, सुख दिखाई देगा। जैसे मौसी का लड़का बहुत सुखी है, तो क्या मौसी का लड़का सुखी दिखाई दे रहा है या खुश दिखाई दे, नहीं, सिर्फ मौसी का लड़का दिखाई दे रहा है, उसके अंदर का भाव नहीं दिखाई दे रहा है। लड़का दिखाई दे रहा है, वह हंस रहा है। यानी भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, तो अदृश्य होती हैं। क्या अदृश्य होती हैं, क्या भाववाचक संज्ञाएं अदृश्य होती हैं। जैसे हो गया कि वह दूल्हा शादी की उपलक्ष्य में बहुत खुश है, या वह दूल्हा बहुत खुश दिख रहा है, तो क्या वह खुशी दिख रही है उसके अंदर, नहीं, वह दूल्हा दिख रहा है, दूल्हा खुश दिख रहा है, उसका भाव नहीं दिख रहा है, दूल्हा दिख रहा है। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया भाववाचक संज्ञाएं। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं एक स्टेप। तो जो आपका अगर प्रश्न बने, प्रश्न पूछेगा, यहीं से प्रश्न बनता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। क्या पूछेगा कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, कुल कितने भेद होते हैं। क्या संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। तो आप लोग अगर वह कुछ नहीं पूछे, यानी न वह मूल रूप से पूछ रहा है, न प्राचीन आपका, न प्राचीन हिंदी के अनुसार पूछ रहा है, न आधुनिक हिंदी के अनुसार पूछ रहा है, वह सिर्फ यह पूछ रहा है कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। तो आप लोग कितने बताएंगे, तो आप लोग बताएंगे कि 5 होते हैं। क्या अगर वह पूछेगा कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, अगर वह कोई नाम नहीं दे रहा है कि मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने संज्ञा के भेद हो रहे हैं, अगर यह सब नहीं बोल रहा है तो आप लोग सिर्फ 5 लगाएंगे। फिर प्रश्न बनेगा दूसरा, कैसे पूछेगा कि रचना के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर कुल कितने भेद होते हैं। किसके, संज्ञा के। पूछेगा कि रचना के आधार पे या उत्पत्ति के आधार पे कुल कितने भेद होते हैं, तो आप कितना बताएंगे, 5 बताएंगे। फिर अगर वो पूछे कि अर्थ के आधार पे कितना या सामान्य रूप से कितने भेद होते हैं संज्ञा के, क्या अर्थ के आधार पे या सामान्य रूप से कितने होते हैं संज्ञा के भेद, तो आप कितना बताएंगे, 5 बताएंगे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। अगर पूछे कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और क्या, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक और समूहवाचक। कितने हो गए आपके, 5 हो गए। फिर एक स्टेप, एक और क्वेश्चन बनेगा कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, क्या आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कैसे होते हैं, आपका एक व्यक्तिवाचक होता है, और दूसरा होगा आपका क्या, तो जातिवाचक।
जातिवाचक। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? तो तीसरा होगा आपका भाववाचक। क्या होगा आपका? भाववाचक। और जो दो संज्ञाएं बच रही है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। यानी पदार्थवाचक संज्ञा को और समूहवाचक संज्ञा को हम लोग किस में रखते हैं? तो जातिवाचक के अंदर रखते हैं। किसके अंदर? पदार्थ और समूह को किसके अंदर रखेंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें पहला संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या